नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का खास शो योर मनी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि आप अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना सवाल भेजें और हम पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवाल अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आपको बता दें आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और हेमंत जी से हम अपने दर्शकों के पोर्टफोलियोज पर राय लें उससे पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम बातचीत करेंगे। और इस वक्त आप ये टॉपिक देख रहे होंगे कि थंब रूल कितने कूल। जी हाँ, थंब रूल्स की जब हम बात करते हैं तो अक्सर ये ध्यान में आता है तब जब हम अपने निवेश की शुरुआत करना चाह रहे होते हैं। हर एक निवेशक इन थंब रूल्स को पहले स्टडी करता है, पढ़ता है। मकसद यही रहता है कि पैसा कमाने के साथ साथ उसे बेहतर तरीके से मैनेज भी किया जा सके। लेकिन क्या थंब रूल्स आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कस्टमाइज किए जा सकते हैं? क्या सच में फाइनेंशियल प्लानिंग में थंब रूल्स की अहमियत होती है या फिर नहीं? तो ये तमाम सवालों के जवाब हम हेमंत जी से ही अब लेंगे। तो सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं कोई भी निवेशक हो वो थंब रूल्स जरूर स्टडी करता है, तो कितने जरूरी होते हैं ये थंब रूल्स? सबसे पहले तो ये बताएं। जी दीपाली, देखिए जब आप क्योंकि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरुआत करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। यानी आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करोगे, किस तरह से इन्वेस्ट करोगे, क्या ऐसी गाइडलाइंस हैं जो आपको मदद कर सकती है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। तो जब हम थंब रूल्स की बात करते हैं और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जब आप एक बिगिनर है, आप शुरुआत करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस की जरूरत होती है। तो ये जो गाइडलाइंस जो आपको थंब रूल से मिलती है वो कहीं ना कहीं ब्रॉड आपको रोड मैप बना के देती है कि किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बनते हो वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि थंब रूल जो है वो शुरुआत में काम करते हैं ब्रॉडली वो भी, और आगे जाके जब आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को देखते हो तो हो सकता है आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़े। बट एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मुझे लगता है कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, चाहे वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो, चाहे बजटिंग कैसे करना है, या आपको इन्वेस्टमेंट को कितना किस तरीके से करना है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको थंब रूल से मिलते हैं। तो मुझे लगता है यस, अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको डेफिनेटली इन थंब रूल्स को समझना चाहिए और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बने अपने पर्सनल सिचुएशन को समझ के फिर उसमें आप बदलाव करके फिर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिल्कुल सर, जो पॉपुलर थंब रूल्स हैं इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले सर ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इन थंब रूल्स के साथ साथ हमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी ज़रूरत, बचत या फिर महंगाई को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर डालते हैं कि आप कौन से शहरों में रहते हैं, आपकी ज़रूरत कितनी है, बचत कितना कर पाएंगे, कॉन्टिन्यूटी रहेगी या नहीं। तो थंब रूल्स के साथ साथ एक फ्लेक्सिबल अप्रोच का होना क्या सही है? बिल्कुल दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि बहुत ही जरूरी है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना वो एक प्रोसेस है, राइट? वो एक वन टाइम एक्टिविटी तो है नहीं। तो आप जब शुरुआत करते हो और जब आपके गोल्स कंप्लीट होते हैं तब तक वो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चलता है। और मेरा हमेशा ये मानना है कि कुछ गोल्स आपके ऐसे होते हैं जैसे रिटायरमेंट के बाद आपको जो इनकम जनरेट करनी है, जब तक आपकी लाइफ है तब तक वो आपके गोल चलते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, हमारी इनकम लेवल चेंज होती है, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी चेंज होती है, मार्केट्स में कुछ बदलाव होते हैं। तो कभी कभी एक जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन करनी है, कभी कभी टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करनी है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि एक तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, दूसरा हम उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि जब आपको बदलाव करने की जरूरत हो तो आप उसको बदलाव कर सकें। और इसलिए मेरा हमेशा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो ना ही सिर्फ उसमें पोटेंशियल है अच्छा रिटर्न देने की, बल्कि साथ में उतनी जो भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, चाहे आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चाहिए, चाहे आपके टाइम होराइजन के हिसाब से चाहिए, या आपको कुछ बदलाव करना है, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में मिलती है। तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का।
ऑल राइट, तो फ्लेक्सिबल अप्रोच होना ज़रूरी है। सर, जब हम लोग थंब रूल की बात करते हैं तो काफ़ी पॉपुलर एक रूल है जिसे बजट रूल कहते हैं, 50-30-20, और इसके फ़ायदे क्या हैं? और सर ये भी जानना चाहेंगे क्या इसमें बदलाव मुमकिन है, क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि आप 50-30-25 की जगह 50-25-25 रूल को लेकर चलें। तो ये जो बदलाव है हमें कब करने चाहिए और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? जी दीपाली, देखिए थंब रूल जैसा हमने शुरुआत में कहा कि कहीं न कहीं आपको ब्रॉड गाइडलाइंस देते हैं, वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बनते हैं, आपको समझ में आता है कि आपने जो थंब रूल में फॉलो किया और आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे बदलाव करना है। तो ये जो थंब रूल आपने कहा 50-30-20, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट थंब रूल है इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को शुरुआत करने के लिए। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपको आपकी जो इनकम है उसका 50% जो है आपको अपने एसेंशियल पे खर्च करना चाहिए। यानी आपके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपकी जो हाउसिंग है, ये यूटिलिटीज है, उसके ऊपर खर्च करें। और 30% जो है वो आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, क्योंकि हम चाहते हैं ईटिंग आउट हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, एंटरटेनमेंट हो, वो एक्सपेंसेस पे। और जो 20% है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो ये ब्रॉड गाइडलाइंस है। ये क्या बता रहा है आपको? एक नंबर्स बता रहा है, दूसरा ये बता रहा है कि आपकी जो भी इनकम है उसको आपको कैसे डिवाइड करना है। यानी आपको एक्सपेंसेस भी देखने हैं, अपनी लाइफस्टाइल भी देखना है और अपनी इन्वेस्टमेंट भी देखना है। अब होगा क्या कि आपने शुरुआत अगर ऐसा कर दी, लेकिन जब आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए है और आप जब अपने गोल बेस बनाते हो, आपको पता चला कि हमको 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने गोल्स को करने के लिए। वो कितना हुआ? वो 40% हो गया आपका। तो वो आपको मजबूर करेगा कि आप एटलीस्ट बजटिंग करें, आप देखें कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कम हो सकते हैं। तो आई थिंक ये प्रोसेस वहां से शुरुआत होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। जैसे-जैसे आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को इसमें डालेंगे, तो आप देखेंगे कि ये थंब रूल जो है, वो काफ़ी अच्छी एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बनाते हैं, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है और अपनी रिक्वायरमेंट को भी समझना ज़रूरी है आगे जाके। बिल्कुल सर, आपने बोला कि जो थंब रूल है काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, खास तौर पर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। सर, इसमें बदलाव कितना मुमकिन है और किस पड़ाव पर आकर हम इसमें बदलाव कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, वो बदलाव होगा हर फेज़ के ऊपर। जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे-जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे-जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। और इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें, जहाँ पे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एक अगेन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें आपको समय-समय पे रह के इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप बजटिंग करें। और हुँ। जैसे-जैसे आप बजटिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, आपको पता चलेगा 2 चीज़ें। एक, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए, दूसरा, कैसे मैं अपने एक्सपेंसेस को कम करूँ और इस तरीके से कम करूँ कि मैं आज भी कंप्रोमाइज़ ना करूँ, मेरा फ्यूचर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ। तो आई थिंक ये जो एक प्रोसेस है, वो कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में ओवर ए लॉन्गर पीरियड। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आए, वो आपके थॉट प्रोसेस में आए। और ये बजटिंग जो है, वो कहीं न कहीं आपको काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऑलराइट, सर, जब हम सिप की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जो थंब रूल है वो है 8-4-3 का। ये जो रूल है इससे हम किस तरह से एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, या फिर मैं ये पूछूं कि एक बेहतर रिटर्न के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है इस थंब रूल के साथ? आई थिंक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए 8-4-3 की जब बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं टोटल 15 इयर्स की। ये 2-3 चीजें आपको बताता है। एक, कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी एसेट एलोकेशन चुनें जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। दूसरा, ये आपको बताता है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आपको बताता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है। आई थिंक काफी बार हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते एज एन इन्वेस्टर, कभी ना कभी उसको नजरअंदाज भी करते हैं हम। देखा हमने कि बिना किसी कारण के आप एसआईपी को कभी चेंज करते हो, कभी रोक देते हो। तो ये आपको बताता है कि ये सब आपको नहीं करना है। अब ये कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न जो है 12% होगा एनुअलाइज। तो 12% रिटर्न कहाँ से मिलेगा आपको? इक्विटी से मिलेगा। तो पहला लेसन आपके लिए ये है कि ऐसे एसेट एलोकेशन चुने, क्योंकि आप 15 साल की बात कर रहे हो जहां पे आपको इस तरह का रिटर्न मिल सके। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो, राइट, तो आपका जो कॉर्पस है वो 8 साल के बाद करीब करीब 15.61 लाख बनेगा 12% के हिसाब से। अब देखिए इसके बाद
पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, अगले 4 साल में वो डबल हो जाए, राइट? इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 31 लाख समथिंग, जो डबल हो जाएगा उससे। और इसके बाद जो अगला 15-16 लाख जो आप ऐड करोगे, जो आपने स्टार्टिंग में 9 साल लिए थे, उसमें सिर्फ आपको 3 साल लगेंगे। यानी जो कॉर्पस आपने 16 लाख 9 साल के बाद 8 साल के बाद बनाया था, उसको अगले 7 साल में आप ट्रिपल करेंगे। आपका जो कॉर्पस होगा करीब-करीब 48 लाख होगा। तो जैसा आप देख सकते हो, ये आपको बता रहा है कि पावर कंपाउंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओवर ए लॉन्गर पीरियड, जब आप एक बड़ा सा बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ये थंब रूल है। बट इसमें अगेन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपकी अपनी जरूरत क्या है, आपकी रिटायरमेंट अगर 20-25 या 30 साल दूर है, आप बहुत यंग है, तो ऑब्वियसली आपको उतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। तो वो अपना टाइम होराइजन आप देखिए। लेकिन ये 2-3 चीजें आपको समझा रहा है, सही एसेट क्लास चुनना, रेगुलरली इन्वेस्ट करना इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, वो बहुत ही, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे आपके पोर्टफोलियो को बड़ा सा बड़ा बनाता है। जी, बिल्कुल। तो जिस तरह से हेमंत सर ने हमें बताया कि आप थंब रूल को ज़रूर फॉलो करें, स्टडी करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर डालते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब हमारे साथ हेमंत जी, हमारे कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर हमारे साथ नासिक से अक्षय खैरे जी जुड़ रहे हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो के बारे में? नमस्ते मैम। जी नमस्ते। Hello. Ma'am, actually, I have just started investing a year ago, and till yet I have invested around 3.17 lakhs. So basically, I have invested in Kotak Multicap, that lump sum, which is 1.41. This and rest of the funds are in monthly SIPs. I have ongoing SIPs in Parag Parikh Flexi Cap, which is 4,400. I guess 2,500 in Motilal Oswal Medicap. I do have around 2,200 in ICICI Prudential multi asset fund, and HDFC small cap I do have around 2,000. So my question is that at the age of 55, current age is 33. So I have a period of around 22 years to go. So I want to build a corpus so that I can start SWP at the age of 55, as my retirement age is 58, and I want to build a corpus of around 5 CR approximately, so that I can have a decent corpus. All right. बिल्कुल जी, बिल्कुल। हेमंत जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि 33 साल इनकी उम्र है, अभी 1 साल पहले ही इन्होंने शुरुआत की है। सिप में ये 12,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 3.25 लाख के पास पहुंच गई है। सालाना स्टेप अप 10% का ये कर सकते हैं। लक्ष्य के हिसाब से देखें तो ये चाहते हैं कि 22 साल में 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करें, और 55 साल में ये SWP की भी प्लानिंग करना चाहते हैं। तो SWP के लिए जो स्ट्रैटेजी ये चाह रहे हैं, क्या वो सही है? किस स्ट्रैटेजी पर इनको काम करना चाहिए? और एक नज़र हम डाल लेंगे इनके पोर्टफोलियो पर, किस तरह के इनके पास पोर्टफोलियो में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं। पराग पारिख फ्लेक्सी कैप में 4400, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 3300, HDFC फ्लेक्सी कैप में 2200, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में 2200 का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने बताया कि इन्होंने एक मुश्त निवेश भी किया हुआ है कोटक मल्टी कैप में। तो क्या राय आपकी तरफ से रहेगी? जी दीपाली, देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। जैसे उन्होंने कहा कि 22 साल के बाद उनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से पैसा ड्रॉ करना है, निकालना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक बड़ा कॉर्पस बनाए। और इन्होंने अपने लिए जो टारगेट रखा है 5 करोड़ का, वहां तक कैसे पहुंचे उसके लिए हम इनको देखते हैं। तो 22 साल का समय है और काफी लंबा समय है। इक्विटी पोर्टफोलियो, हालांकि का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टी एसेट में भी है, बट ब्रॉडली आई थिंक ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो 22 साल के लिए। उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जैसा उन्होंने कहा, 12,100 की इन्वेस्टमेंट है। और अच्छी बात ये है कि ये कमिटेड है कि वो अपनी SIP को हर साल स्टेप अप कर रहे हैं 10% से। तो आई थिंक ये 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए, जो ये कर रहे हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, अक्षय बहुत अच्छे से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत की है। मेरा ये मानना है कि अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं, तो 22 साल के बाद आपका जो कॉर्पस बनेगा वो करीब 3 करोड़ 60 लाख का होगा। तो ऑब्वियसली जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक गैप होगा, जितना आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो और जितना आप कर पाओगे, तो उसको पूरा करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेप अप के लिए कमिटेड हैं, तो अगर आप अपनी SIP को 14%, 14% से
स्टेप अप करते हैं इंस्टेड ऑफ 10%, जो काफी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये पॉसिबल है आपके लिए, तो आप अपना जो कॉर्पस है वो 5 करोड़ का बना पाएंगे। दूसरी बात, इनका जो फंड्स है वो काफी अच्छे फंड्स हैं, उसमें बने रहिए, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक ही मेरी सलाह आपको कि कोटक मल्टी कैप फंड जो है वो एक ही मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में, उसमें आपने लमसम इन्वेस्ट किया, उसमें आप एसआईपी नहीं कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जो ये स्टेप अप अमाउंट है उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली आप उसको इस्तेमाल कीजिए कोटक मल्टी कैप के अंदर एसआईपी करने के लिए, क्योंकि एक मल्टी कैप एक ऐसी फंड कैटेगरी है जो तीनों सेगमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करने के लिए मौका देती है, और उस कैटेगरी का ये एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। तो एक ये चीज मैं चाहूंगा डेफिनेटली कि आप वहां पे स्टेप अप जो अमाउंट है आपका एक्स्ट्रा, उससे आप यहाँ पे एसआईपी कीजिए। बाकी आपको कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फोकस कीजिए कि किस तरीके से अपने अमाउंट को 4% से स्टेप अप में बढ़ा दें। ऑल राइट, तो फंड यहाँ पर जो एलोकेशन है वो हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से सही है, और कहाँ पर आपको एसआईपी करने की ज़रूरत है ये भी सलाह हेमंत जी की तरफ से आपको दी गई है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ कोलकाता से सुब्रता साहू जी जुड़ रहे हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, बताएं। नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, मैं जो एसआईपी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, मैंने आपका पोर्टफोलियो सेंड किया है मैम। मैम, मेरा रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है, तो प्लीज मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू कर दीजिए, किसको हटाना किसको लेके आना है। बाकी 10 साल में मेरा टारगेट है 2 CR डॉटर एजुकेशन के लिए एंड रिटायरमेंट के लिए। प्लीज मैम इसको थोड़ा रिव्यू कर दीजिएगा। सर, कितने समय से आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? 2 साल से कर रहा हूँ, 2024 से। ओके, तो 2 साल पहले इन्होंने शुरुआत की है निवेश की, और जिस तरह से इनका ये कहना है कि अभी जो इनका एलोकेशन है, जो फंड्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, उससे इनको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, और ये काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ हेमंत जी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मंथली से 35,000 की कर रहे हैं, पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 लाख है, और 10 साल में ये लक्ष्य चाहते हैं 2 करोड़ का। रिव्यू चाह रहे हैं, जो इनका सिलेक्शन है क्या वो सही है, क्या कुछ बदलाव इसमें करने की ज़रूरत है, बताएं। जी देखिए, आई थिंक शुरुआत करते हैं इनके लक्ष्य से। तो जैसा इन्होंने कहा कि इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है अभी तक वो 3 लाख रुपए है, और 10 साल का समय, 2 साल से शुरुआत कर रखी है उन्होंने, और उसमें करीब 3 लाख का उन्होंने कॉर्पस बनाया है, और 10 साल इनके पास और है। तो अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलता हूँ तो मेरे हिसाब से इनका जो कॉर्पस बनेगा वो करीब 90 लाख का बनेगा। तो काफी बड़ा गैप है जितना वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं और जितना वो कर पाएंगे, क्योंकि हालांकि सुनने में लगता है कि 10 साल का समय बहुत लंबा है, और क्योंकि आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है वो 5 साल का होता है। उसके हिसाब से करीब 90 लाख का कॉर्पस बनेगा। अगर इनको अपना कॉर्पस जो टारगेट है वो अचीव करना है तो उनको अपने एसआईपी को काफी बढ़ाना पड़ेगा। 81,000 की एसआईपी चाहिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको अपने जो लक्ष्य है उसको दोबारा से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, या तो उसको और रियलिस्टिक बनाइए ताकि आप वहां तक पहुंच पाए। मेरे हिसाब से इनके जो फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है, अच्छा मिक्स है। एक फंड ऐसा भी है इडलवाइज का गोल्ड एंड सिल्वर, 10 साल का समय है तो उसमें वो बने रह सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा उसमें वो नहीं लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फंड सिलेक्शन सही है। रिटर्न अगर इनकी के बारे में अगर इनको डिसअपॉइंटमेंट है तो इसलिए है कि पिछले 15 से 18 महीने में हम देखें मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप ने अंडर परफॉर्म किया लार्ज कैप्स को, और इनफैक्ट स्मॉल कैप के तो रिटर्न जो है नेगेटिव है। तो उस हिसाब से ओवरऑल आपको शायद वो अपनी रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से नहीं दिख रहा है। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि पिछले 1 साल में एटलीस्ट जो एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो 8 से 12% का रिटर्न फिर भी काफी सारे फंड्स में मिला है। तो मेरे हिसाब से आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। इनिशियल जो डिसअपॉइंटमेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए। आपके पास 10 साल का और समय है, अच्छा आपका पोर्टफोलियो है, इसको कंटिन्यू करते रहिए तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इक्विटी के पोर्टफोलियो से। बट जैसा मैंने कहा गैप है, आपको कहीं ना कहीं अपनी एसआईपी को बढ़ाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा।
ऑलराइट, तो फंड सिलेक्शन आपका सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपने टारगेट रखा है थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच इसमें रखनी होगी अगर आप ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। तो जिस तरह से हेमंत जी ने आपको बताया कि मौजूदा सिप को आपको टॉप अप करने की ज़रूरत है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम हेमंत जी से समझेंगे कि अच्छे कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट सही है या फिर म्यूचुअल फंड आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो आप बने रहिए योर मनी के साथ, जल्द वापस लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे साथ योर मनी में हेमंत जी मौजूद हैं, जो लगातार दर्शकों के पोर्टफोलियो पर हमसे बातचीत कर रहे हैं, सही सलाह हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं। बढ़ते आगे और अब हमारे साथ जो नेक्स्ट कॉलर है वो है दिनेश उत्तराखंड से। दिनेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैम, मैंने आपको मैम अपनी डिटेल भेजी थी और मुझे 20,000 की SIP स्टार्ट करनी थी। तो उसके लिए कौन कौन से फंड रहेंगे, फंड के बारे में जानना था मैं। जी, ओके। तो जिस तरह से इन्होंने हमें अपना पोर्टफोलियो भेजा है हेमंत जी, अभी इनकी उम्र की बात करें तो 44 साल इनकी उम्र है और ये सिप करना चाहते हैं 20,000 की। कौन से फंड से जानना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जो इनका ये सवाल है कि क्या इनको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या फिर जो अगली सिप ये करें वो म्यूचुअल फंड में जाना बेहतर होगा। ये सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी शुरुआत करते हैं तो सोचते हैं कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो वो एक सेफ साइड लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो उसमें एक सेफर अप्रोच के साथ साथ कई बार हमें ज्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो ऐसे में आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे इनके सवाल के जरिए कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से इनको आगे जाना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड को भी ये ऑप्ट ऑन कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक बिल्कुल ठीक आपने भाई। देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि हमारे देश में अगर आप देखें तो काफी सारे निवेशक जो है अभी भी अपना जो पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाते हैं। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें सेफ्टी चाहिए होती है, कहीं ना कहीं उनको गारंटीड रिटर्न जो है उसमें ज्यादा कंफर्ट मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि हम रियल रेट ऑफ रिटर्न को फोकस नहीं करते हैं। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि जो ग्रॉस रिटर्न माइनस टैक्सेशन वो जो है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा बढ़ेगा जरूर, लेकिन वो नंबर्स में बढ़ेगा, वैल्यू में नहीं बढ़ेगा। आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारा पैसा जो है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड्स है उनमें आप लगाएंगे। वो क्लियरली डिपेंड करता है आप किस तरह के निवेशक हैं, आपका टाइम होराइजन कितना है, आपके गोल्स कितने हैं, उन सबको देखना है। लेकिन हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें सिग्निफिकेंट पार्ट आपका पोर्टफोलियो का वो इक्विटी में होना चाहिए। और वो ऑब्वियसली इक्विटी में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक खरीदिए या तो आप म्यूचुअल फंड खरीदिए। और हर निवेशक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो खुद से स्टॉक सिलेक्शन करें, ये डिसाइड करें कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर उनका जो पैसा मैनेज करते हैं, मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन है। तो क्लियरली दोनों की जगह है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य है लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ बनाने का तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन को देखना ही पड़ेगा। और जैसा हमने शुरुआत में भी बात की, जब आप ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट करते हो, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो डिसिप्लिन तरीके से, तो जो सबसे बड़ा डर है आपके पास मार्केट का, वॉलेटिलिटी का, वो कहीं ना कहीं ओवर ए लॉन्गर पीरियड बिकॉज ऑफ एवरेजिंग आपके फेवर में काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो हमने देख ही लिया 843 वाले रूल में। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों को देखते हुए लॉन्ग टर्म का जो पैसा है वो डेफिनेटली इक्विटी या इक्विटी लिंक प्रोडक्ट में जाना चाहिए। अब जहां तक इनकी SIP का सवाल है, जैसा उन्होंने कहा कि 20,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर अगर वो है तो मैं चाहूंगा कि एक मल्टी कैप फंड लें, कोटक मल्टी कैप। लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड्स, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप और बंधन लार्ज मिड कैप, और फ्लेक्सी कैप में एक HDFC फ्लेक्सी कैप। ये 4 फंड्स हैं। जैसा हम देख सकते हैं अलग तीनों में फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास। और ये जो फंड्स हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो आई थिंक ये फंड्स हैं, इनके साथ आप अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। समय यहीं पर ही समाप्त हो रहा है और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने दिनेश जी को समझा दिया कि उन्हें अब आगे अगर सिप करनी है और लंबी अवधि का अगर नज़रिया रखते हैं तो जो आपने फंड्स बताए हैं उस तरफ जा सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। आप हमें इसी तरह से अपने सवाल भेजते रहिए और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से ले सकें। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।